हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर 11 है जो, इसमें हम सीखेंगे डाटाबेस होता क्या है, हम इसके अंदर कैसे टेबल्स बनाते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे डाटाबेस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डाटाबेस। ये एक तरह का लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्ट करता है डाटा को। ठीक है, जैसे आपके स्कूल का डाटा, कॉलेजेस का डाटा, ये सारा डाटा हम इकट्ठा करके एक यूनिट में, ब्लॉक में रखते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, डाटाबेस। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रो, फैक्ट, फिगर्स, नंबर एंड क्वांटिटी। ये किस तरह के डाटा को कंबाइन करता है? रो, जैसे सिंगल नेम हो, अमित 1985, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, इस फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड टेबल। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और टेबल्स कलेक्ट की जाती हैं। इट इज़ इंटीग्रेटेड एज वेल एज शेयर्ड। हम इसको अपने पर्सनल कंप्यूटर में भी चला सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं किसी दूसरों के साथ। एग्जाम्पल, ऑल फाइल्स बिलोंग टू वन ऑर्गेनाइजेशन विल बी ट्रीटेड एज द डाटाबेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो सारी फाइलें जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं उसको ये ट्रीट करता है एज ए डाटाबेस। जैसे हमारे स्कूल की लगा लीजिए, स्कूल में लाइब्रेरी की फ़ाइल्स अलग होती हैं, फीस डिपार्टमेंट की अलग होती हैं, टीचर्स के पास आपकी अटेंडेंस की अलग होती हैं, मार्कशीट की अलग होती हैं। तो ये सारे डाटा को हम कलेक्ट करते हैं एक सिंगल यूनिट में, एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसे बोलते हैं डाटाबेस। आजकल डाटाबेस आपका हर जगह है। आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स बैकग्राउंड में कहाँ स्टोर हैं? डाटाबेस में। आप फेसबुक पे जो अपलोड करते हैं अपनी इमेजेस को या अपने थॉट्स को, मैसेजेस को, वीडियोस को, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? डाटाबेस में। तो डाटाबेस आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आईटी फील्ड में। तो डाटा प्लस प्रोसेसिंग क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। अगर सिंगल डाटा है और उसको हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या होती है? प्रोसेसिंग। तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। जैसे इस कंप्यूटर में अभी मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, ये सब क्या बन गई? हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने एक एक वर्ड से, डाटा से इसको मिलाकर क्या बना दिया? इंफॉर्मेशन बना दिया। अब आ गया टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए? सबसे पहला होता है डाटा या करैक्टर, स्मॉल कंपोनेंट। ये सबसे छोटा कंपोनेंट होता है, डाटा या फैक्टर। जैसे एग्जांपल, हम अल्फ़ाबेट ए को भी ले सकते हैं एक डाटा, ठीक है, या हम किसी की डेट ऑफ बर्थ को ले सकते हैं डाटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? एक तरह का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो डाटा की होती है। फिर डाटा, आइटम और फील्ड, अ सेट ऑफ करेक्टर्स। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? फील्ड क्या होती है? सेट ऑफ करेक्टर्स। जैसे रोल नंबर, एक कॉलम में आप सारे रोल नंबर लिखते हैं। जैसे आपको क्लास टीचर बोलते हैं भाई लिस्ट बनाइए, तो आप क्या करते हैं? रोल नंबर लिख के सबके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या बन गई? आपकी फील्ड बन गई, जहाँ पर आप एक तरह का डाटा लिख रहे हैं। जहाँ आप नेम लिखते हैं उसके नीचे सभी बच्चों के नेम लिखते हैं। यहाँ आप मार्क्स लिखते हैं उसके नीचे सभी बच्चों के नीचे मार्क्स लिखते हैं। तो ये क्या बन जाती है? हमारी फील्ड्स। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। एक बच्चे की पूरी रिपोर्ट, उसका नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स, ये सब क्या बन जाता है? उसका रिकॉर्ड। तो यही है, स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एज, मार्क्स, ये सब क्या बन जाएगा? उसका रिकॉर्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ आगे, फिर ऊपर आते हैं हम। यस, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी देखेंगे आप, नीचे की तरफ हम देखेंगे ये क्या बन गया? आपका एक फील्ड। ठीक है, ऐसे ही हम अगर एक रिकॉर्ड देखते हैं तो रिकॉर्ड क्या देखते हैं? एक कैंडिडेट का हॉरिजेंटली रिकॉर्ड हम देखते हैं। इसका 1001 एम्प्लॉय आईडी है, इसका मैट क्या नेम है, इसका कोड ये है, पासपोर्ट का ये है, 1 इसका ये है। तो ये क्या बन जाता है? एक रिकॉर्ड, एक बच्चे का रिकॉर्ड। अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो एक ये फील्ड होती है। कॉलम इज कॉल्ड फील्ड, कॉलम भी बोल सकते हैं हम फील्ड को, और इसको बोल सकते हैं रो। तो वापस आते हैं हम अपने, जैसे हम इसको बोल सकते हैं क्या, एक तरह से एग्जाम्पल इसका और हो जाएगा कॉलम। कॉलम की फॉर्म में हमारा डाटा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या कहलाएगा? रो की फॉर्म में हमारा डाटा कहलाएगा रिकॉर्ड। अब फाइल, फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। जब हम बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं एक फाइल के अंदर, एक शीट के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? एक तरह से फाइल बन जाती है। जैसे ये आपके पास जो डेस्कटॉप पे अभी दिख रहा है आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस पेज के अंदर स्टोर कर दी और इसको एक नाम दे दिया डाटाबेस चैप्टर 11।
तो ये क्या बन गई, एक फाइल बन गई जिसके अंदर सारा डाटा रिकॉर्ड और फील्ड की फॉर्म में स्टोर है। नेक्स्ट आ गया डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। डाटाबेस हमारा क्या होता है, इंटर रिलेटेड डाटा। जब हम एक तरह के डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है, और फैक्ट्स की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक डाटाबेस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यही था बस, डाटाबेस क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ डाटाबेस, राइट सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये डिफाइन करना है। छोटी छोटी डेफिनेशन भी आ सकती हैं, फील्ड और रिकॉर्ड के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है, डाटा क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, फाइल्स क्या होती हैं, तो ये हमें एक एक लाइन की डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी मदद करेगा डाटाबेस को बनाने में, डिफाइन करने में, मैनिपुलेट करने में और कंस्ट्रक्ट करने में, तो ये हमारी मदद करेगा। इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका पार्ट है, ऑफिस का पार्ट है, जहां हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड किए थे, उसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है जिसमें हम डाटाबेस बना सकते हैं। जो आजकल छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं जैसे स्कूल, कॉलेजेस, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम करते हैं, और बड़े लेवल में काम होता है MySQL या ओरेकल में होता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम है वो ओरेकल में काम कर रहा है, MySQL में काम कर रही हैं कई कंपनीज़, तो ये बड़े लेवल में करते हैं। इट इज़ अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। हम बहुत सी एप्लीकेशंस के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जैसे आपको डाटाबेस बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है या मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है उसके अंदर, तो हम कर सकते हैं इजीली डाटाबेस में। डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। हम उसमें एक तरह का डाटा, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड डाटाबेस DBMS इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू मॉडिफाई एक्सेस दैट डाटा। भाई डाटाबेस तो वो होता है जहां हम डाटा, इंटर रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं, और DBMS क्या काम करता है, DBMS हमारे प्रोग्राम है जो मॉडिफाई और एक्सेस करने का काम करता है। अगर डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस एंड DBMS, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा एडवांटेजेस ऑफ DBMS। क्या क्या फ़ायदे हैं DBMS के। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके दे रखे हैं, ये भी आ सकते हैं आपके। अब इसमें टर्म्स ही होगी डाटा रिडंडेंसी, ये क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ डाटा रिडंडेंसी, 1 नंबर का। तो ये क्या होता है, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। तो हम डुप्लीकेट ऑफ डाटा भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को शेयर कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी, मतलब डाटा हमारा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, कंप्लीट होगा डाटाबेस के अंदर। अगर इनकम्प्लीट होगा तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको हमें एरर शो कर देगा, भाई आपका डाटा इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कीजिए। तो डाटा इंटीग्रिटी का मतलब एक्यूरेट और कंप्लीट डाटा आपको मिलेगा। डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब भाई आपके डाटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा, कोई आपके डाटा को हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, प्राइवेसी, आपका डाटा सिर्फ आप ही देख सकते हैं, कोई और देख नहीं सकता है। बैकअप एंड रिकवरी, हम इसका बैकअप और रिकवरी कर सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाता है तो आपका डाटा डिलीट हो जाता है, तो हम बैकअप लगा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, इसमें हमारा बैकअप और रिकवरी ऑलरेडी लगा होता है। अब आ गया नेक्स्ट, डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, डाटा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड्स अ लार्ज एक्सटेंट एज द चेंजेस मेड एट वन प्लेस एज रिफ्लेक्ट ऑफ द अदर प्लेसेस। मतलब ये क्या कह रहा है भाई, अगर डाटाबेस हमारा बहुत बड़ा होता है, अगर हम एक जगह डाटा में चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस पूरे डाटाबेस में ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टेबल में जाकर अपने डाटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल, अभी हमारे स्कूल में कोई न्यू एडमिशन हुआ है या कोई पुराना बच्चा है, वो अपना नाम चेंज करवाना चाहता है, तो उसका नाम सिर्फ एक जगह चेंज होगा और वो ऑटोमेटिकली पूरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं डाटा कंसिस्टेंसी। ये ईजी है यूज़ करना, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पर करना है तो क्या, जैसे एक जगह आपने ऑफिस में करवा दिया, फिर ऑफिस क्या करता है, ऑफिस के बाद आप कहोगे कि ऑफिस वाले कहेंगे आपको कि आप अपने क्लास टीचर से भी कहिए कि आपका नेम चेंज करेगा, फिर क्लास टीचर आपको कहेगा आप लाइब्रेरी वाले को भी कहिए, कैंटीन वाले को भी कहिए, हर जगह आपका क्या होगा, नाम आपको चेंज करवाना पड़ेगा। लेकिन डाटाबेस में हमारा क्या है, डाटा कंसिस्टेंसी है, जहां हम एक जगह चेंज करेंगे नाम, वो पूरे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा।
डाटा इनकंसिस्टेंसी, व्हेन 2 और मोर एंट्रीज अबाउट द सेम डाटा डू नॉट एग्री। अगर हमारी 2 सेम एंट्री आ जाती हैं बाय चांस, उनका रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम सब कुछ सेम आ गया, तो उस केस में ये डाटा इनकंसिस्टेंसी होगा, ये एग्री नहीं करेगा, ये हमें एरर दे देगा कि दिस डाटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डाटाबेस। ठीक है। डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? इट अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम डिफाइंड इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीम डिफाइनिंग हायर लेवल। मतलब डाटा इंडिपेंडेंसी मतलब क्या होता है भाई, अगर हम एक लेवल में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे लेवल में अफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, हम चलो गेम ही खेलते हैं, ऑनलाइन गेम होते हैं हमारे, ऑफलाइन गेम भी होते हैं, हमारे पास न्यू अपडेट्स आते रहते हैं गेम्स के हर 6 दिन में, 7 दिन में, तो वो हमारे गेम में बिना इफेक्ट डाले उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो कर देता है, तो ये कहलाती है डाटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है। तो ये हमारी डाटा इंडिपेंडेंसी होती है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, हाँ पहले डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं हम। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है भाई, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़े स्केल में होता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यूजर यूज करने वाले हैं। अब हमारे स्कूल का सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, छोटा होता है, हम 5 या 6 ही यूज़ कर पाते हैं, जैसे लाइब्रेरी में यूज़ कर रहे हैं, कैंटीन में यूज़ कर रहे हैं, टीचर्स यूज़ कर लेते हैं और ऑफिस यूज़ कर लेता है। तो लेकिन बड़े लेवल पे आपका होता है जैसे बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम में एक हेड ऑफिस है इनका बॉम्बे में या दिल्ली में, तो यहाँ से पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो भी ब्रांचेज हैं वो सारी ब्रांचेज इससे जुड़ी हुई हैं, तो उस केस में ये क्या है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट हो गया साइज। अगर आपका साइज बहुत बड़ा है डाटाबेस का, ठीक है, तो आपको मेमोरी भी बहुत ज़्यादा चाहिएगी अगर आपको उसको अच्छे तरीके से रन करना है। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी है और आप डाटाबेस बहुत बड़ा चला रहे हैं, तो आपका क्या होगा, उस डाटाबेस में थोड़ा सा रुकावट आएगी, वो धीरे धीरे स्लो वर्क करेगा। जैसे आपके पास गेम ही लगा लीजिए मोबाइल में आपके पास हाई डेफिनेशन गेम होता है, लेकिन मोबाइल आपका थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, तो उसमें आपका गेम भी क्या होता है, रुक रुक के चलता है। वीडियोज़ भी कई बार आप प्ले करते हैं अपने मोबाइल में, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो मोबाइल में पिक्चर भी आपकी रुक रुक के चलती है। तो ये वही कहना चाह रहा है, अगर आपको आपका डाटाबेस बड़ा है तो आपको अपनी मेमोरी का साइज़ भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस बहुत क्या होती है, पुअर होगी अगर आपकी कनेक्टिविटी कम होगी। ठीक है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है। हाई इम्पैक्ट ऑफ फेलियर का क्या होता है, ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ज़्यादा यूज़र यूज़ करेंगे, ठीक है, ज़्यादा पीसीज में यूज होगा, किसी पीसी में वायरस होंगे तो वो हमारे सॉफ्टवेयर को इफेक्ट डाल सकता है। एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट, इसमें हार्डवेयर कॉस्ट हमारे क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर हमारा एक डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये रह गया। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये हमने शायद उसमें किया था 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स के कॉन्सेप्ट में किया था। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन वो होता है जिसमें हम सिर्फ यूजर्स को वो डिटेल दिखाते हैं जो उनके काम की है, बाकी बैकग्राउंड डिटेल्स को हम क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम यूजर को दिखाई नहीं देते हैं, उनको सिर्फ आउटपुट दिखाई देता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल आप बसेस के ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखा रहता है कि बसेस यहाँ से यहाँ जा रही हैं, दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो प्रोग्रामिंग लगी हुई है वो छुपा हुआ है सब कुछ। तो जो हमें दिख रहा है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू कहलाता है। इट मीन्स दैट टू हाइड सर्टेन डिटेल्स, इसमें क्या कह रहा है भाई, हाइड, हमें छुपानी है कुछ सर्टेन डिटेल्स। हाउ डाटा इज स्टोर्ड, कैसे डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको यूज़र से हाइड करनी है, छुपानी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसके 3 लेवल होते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन के। फर्स्ट लेवल होता है हमारा इंटरनल लेवल, सबसे अंदर का लेवल, जिसे हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा स्टोर्ड, भाई कैसे डाटा स्टोर होगा, कितनी मेमोरी होगी, 0-1 की फॉर्म में होगा, ठीक है, और उसमें भी आपको किस फॉर्म में स्टोर करना है, ये सारा लेवल क्या होता है, इंटरनल लेवल होता है। ठीक है। जैसे हम भी आजकल मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल में हम बस फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन कहाँ स्टोर हुई है, किस फॉर्म में स्टोर हुई है, हमें नहीं पता। तो वो कौन हैंडल करता है, इंटरनल लेवल एब्स्ट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट आ गया कॉन्सेप्चुअल लेवल।
कॉन्सेप्चुअल लेवल, लॉजिकल लेवल, लॉजिकल मतलब कुछ प्रोग्रामिंग और कुछ डाटा टाइप की बात चल रही है कि कितना डाटा स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है। इट डिस्क्राइब व्हाट डाटा ऑफ टाइप इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। हम किस टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, टेक्स्ट है, पीडीएफ है, किस फॉर्म में डाटा है वो बता रहा है। एंड व्हाट रिलेशन अमंग द डाटा, और डाटा से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारा हमारा स्टोर करता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। एक्सटर्नल लेवल, जो बाहर का लेवल होता है वो सिर्फ यूजर्स को दिखाई देता है। द हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच इज विजिबल, ये सबसे हायर लेवल है जो विजिबल होता है यूजर्स को। दैट डिस्क्राइब ओनली पार्ट ऑफ एंटायर डाटा, और वो ही सारे पार्ट को डिस्क्राइब करता है। जैसे मोबाइल में हमें इंटरफेस दिखाई देता है बहुत अच्छा, हम अपने टैब से उसको क्या करते हैं, स्कैन करके और अपने किसी भी फोल्डर को ओपन करना है उस पर टैप कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा एक्सटर्नल व्यू, ठीक है, एक्सटर्नल लेवल बोल देते हैं या व्यू लेवल बोल देते हैं, एक्सटर्नल व्यू बोल देते हैं। तो ये बाहर का व्यू है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन और इसके कितने लेवल होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा 3 या 4 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। अब रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में हमारे पास क्या है, बस ये भी उसी तरीके से डिफाइन कर रखा है। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल। भाई हमारा डाटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, 2 डायमेंशन फॉर्म में। एक्स और वाई जैसे टेबल होती है हमारी, हम बोल देते हैं यहाँ पर हमारा कॉलम है, यहाँ पर रो है, रो और कॉलम के इंटरसेक्ट से ही तो टेबल बनती है, तो उसे क्या बोल देते हैं, रिलेशन। ये किसने डेवलप किया है, EF कोड ने। इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। इसके अंदर क्या होती है, डाटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स कलेक्ट होती हैं जिनमें हम असाइन करते हैं यूनिक नेम दैट इज रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ द टेबल्स। मतलब हम इसमें एक टेबल में यूनिक फील्ड्स भी रखते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गई, या एडमिशन नंबर हो गया, एम्प्लॉय लाइसेंस हो गया, एम्प्लॉय पासपोर्ट हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो गया। इस तरह के क्या होते हैं, यूनिक चीज़ें होती हैं जो हम रखते हैं ताकि हम डाटा को कंबाइन कर सकें। ईच रिलेशन इज प्रेजेंट इन अ टेबल। हर रिलेशन हमारा कहाँ पे होगा, टेबल के अंदर होगा। एवरी रो इन अ सिंगल टेबल रिप्रेजेंट द सिंगल एंटिटी। अब सिंगल एंटिटी की डेफिनेशन आए तो क्या लिखेंगे भाई, एक रो में जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिंगल एंटिटी, ठीक है। ऐसे हमारे पास अगर हम 50 बच्चों का रिकॉर्ड एक टेबल में डाल रहे हैं तो हमारे पास कितनी एंटिटी हैं, 50 एंटिटीज हैं। तो ये हमको करना है। अभी यहाँ पर देखिए छोटी सी डेफिनेशन रिलेशन बन जाएगी। तो रिलेशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, डाटा इज ऑर्गेनाइज इनटू 2 डायमेंशनल टेबल कॉल्ड रिलेशन। डाटा टेबल के अंदर 2 डायमेंशन में स्टोर होता है, उसे ही रिलेशन बोलते हैं। तो ये किसने किया था, EF कोड ने। तो इस बार आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा रखा है मैंने, जैसे एक टेबल बना दी, टेबल में जो हमारे कॉलम्स होते हैं इनको हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और जो रो होते हैं इनको हम टपल्स भी बोलते हैं। और ये पूरी टेबल हमारी मिलके क्या बन जाती है, रिलेशन, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टप्पल इज कॉल्ड रिलेशन। इसके बाद हमारे पास आ गया है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। अब कुछ रिलेशनल डाटाबेस की टर्मिनोलॉजी आ गई, वहाँ पर हमने डाटाबेस की थी। अब यहाँ पर आ गया एंटिटी। सबसे पहला एंटिटी आ गया, इट बिकम्स द नेम ऑफ टेबल। भाई टेबल का नेम कहलाता है क्या, एंटिटी। जैसे यहाँ पर हम इस टेबल का नेम क्या लिख रखा है, रिलेशन, ये क्या कहलाएगा, एंटिटी। आपके स्टूडेंट्स मार्क्स की हम डिटेल बना रहे हैं तो स्टूडेंट मार्क्स हम क्या कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं। तो स्टूडेंट एंटिटी नाम हो गया। जैसे एम्प्लॉय एंटिटी, आइटम एंटिटी, ये सब क्या है हमारे पास, एंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट नेम से हमें पता चल गया कि ये टेबल है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, इस टेबल का नाम इसने क्या रख रखा है, रिलेशन ही रख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया एट्रीब्यूट। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एट्रीब्यूट क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने कहा था आपको कॉलम, ठीक है, कॉलम में एक पर्टिकुलर टाइप ही होती है। जैसे कॉलम आईडी, कस्टमर आईडी, यहाँ पर हम सिर्फ कस्टमर आईडी की ही डिटेल डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। कस्टमर नेम में सिर्फ उनका नेम आएगा। तो ये क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टाइप, उसी टाइप की वैल्यूज हम डाल सकते हैं। टप्पल क्या होता है, रो का काम करता है। अ रो इज इन अ टेबल इज कॉल्ड टप्पल। एक रो में एक
एक टेबल में रो क्या कहलाती है, टप्पल ही कहलाती है। जैसे कस्टमर 1 का नाम क्या है, क्या उसका स्टेटस क्या है, ये सारी डिटेल्स कस्टमर 1 की ये क्या कहलाती है, रो। इसके बाद आ गया कार्डिलिटी ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड और टप्पल इज कॉल्ड कार्डिलिटी। ठीक है, जैसे आप कितने एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, 3, तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी कार्डिलिटी, 3, 1, 2 एंड 3। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड स्टेटस, ये 3 हो जाएंगे आपके क्या, यस ये 3 हो जाएंगी आपकी डिग्री। ये मैं गलत बता गया आपको। कार्डिलिटी आपकी होती है ये वाली, जो आपका रोज की फॉर्म में आपका डाटा स्टोर हो रहा है। जैसे कितने कैंडिडेट्स का आपने डाटा डाल रखा है, 1, 2, 3, ऊपर वाले कॉलम को ये ज्वाइन नहीं काउंट करता है, जहाँ से हम वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं ये वहाँ से डाटा को स्टोर करता है। तो 1, 2, 3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा इसका रो कार्डिलिटी। डिग्री ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एट्रीब्यूट्स डिग्री ऑफ रिलेशन, भाई कितने कॉलम्स हैं वो क्या बताता है आपका डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है हमेशा। एक वो टेबल दे देगा, टेबल में आपसे पूछ लेगा भाई कार्डिलिटी लिखो, डिग्री लिखो, तो आपको टेबल में क्या करना है, रोज को काउंट करके तो क्या लिखना है, कार्डिलिटी लिखना है, कॉलम्स को काउंट करके क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। ठीक है, इसमें बाय द वे 3-3 ही हो गए, तो दोनों का आंसर 3-3 ही है। कार्डिलिटी भी 3 होगी और डिग्री भी 3 होगी, 3 डिग्री। अब हो गया डिग्री ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स और डिग्री ऑफ रिलेशन, ये होगा आपका डिग्री ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट में बी कंटेन। भाई ये एक क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जहां पर उस एट्रीब्यूट में वो वैल्यूज हम डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एक हम जेंडर नाम से ले लेते हैं, ऊपर कॉलम में यहाँ पर एक और ले लेता हूँ जेंडर नाम से। इनकी 2 वैल्यू फिक्स होती हैं, मेल और फीमेल। इन दोनों वैल्यूज में से ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उस प्रोसेस में हम उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो ये कह रहा है इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हमने सेट की हैं उस एट्रीब्यूट के अंदर जो कंटेन करेंगी वो होती है उसकी डोमेन। जैसे स्टूडेंट टेबल में मैंने डोमेन ले लिया जेंडर इज 2 क्यों होगा, क्योंकि उसके पास 2 ही वैल्यू होती है, मेल और फीमेल। ठीक है, आर पॉसिबल। ठीक है, या हम एक फीस का ले लें, फीस एक्सेप्टेड वाला, भाई फीस एक्सेप्ट हुई है क्या नहीं है बच्चे की। ठीक है, तो उसमें भी 2 ऑप्शन होंगे, येस और नो। तो इस तरह से हम डोमेन भी उसको बोलते हैं, जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास लास्ट आ गया डाटा बेस की। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, और ये आपका वाइवा में पूछा जा सकता है। भाई प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की, इनको डिफाइन कीजिए। तो की होती क्या है, की आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलेशन डाटाबेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की का होता है। अगर आपको 2 टेबल को ज्वाइन करना है, आपस में मिलाना है, तो आप की से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी टेबल्स को ज्वाइन करना है और आपको सारे डाटा को निकालना है, तो आप की से ही कर सकते हैं। यूज टू एस्टेब्लिश और आइडेंटिफाई रिलेशन अमंग 2 और मोर टेबल्स। हम 2 और 2 से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे ऑल्सो एंश्योर दैट द रिकॉर्ड विद इन अ टेबल कैन बी यूनिक। और ये हमें एंश्योर करता है कि हमारा डाटा टेबल में यूनिक है। अगर हम एक फील्ड को प्राइमरी की कर देंगे तो हमारा डुप्लीकेट डाटा आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एडमिशन नंबर हमने प्राइमरी की कर दिया, तो दोबारा से वो एडमिशन नंबर आएगा तो हमें एरर मिल जाएगी कि दिस एडमिशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसमें हमारे पास 4 तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होती है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, और वो यूनिक आइडेंटिफाई करती है आपके डाटा को। तो यही लिख रखा है, प्राइमरी की इज अ एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मतलब ये वाली एट्रीब्यूट। यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स विद द रिलेशन। इसके अंदर जो आपने टपल्स लिख रखे हैं, इसको क्या करेगा, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। इट कैनॉट बी नल, खाली नहीं रह सकता ये। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो वो एरर दे देगा। 1 टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की। इट डज नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। ये सब बता दिया आपको। अब आ गया नेक्स्ट कैंडिडेट की। कैंडिडेट की ये बताता है ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन दैट कैन कैंडिडेट और आर कैपेबल टू बिकम प्राइमरी की इज टर्म एज कैंडिडेट की। भाई प्राइमरी की को छोड़कर बाकी 4 की में से ऐसी
एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बन सकता है लेकिन वो प्राइमरी की है नहीं, उसे कहते हैं कैंडिडेट की। जैसे एग्जांपल एम्प्लॉय लाइसेंस, ये देखिए सारे यूनिक होते हैं लाइसेंस तो सबके, ये क्या होता है प्राइमरी की बन सकता है लेकिन है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा कैंडिडेट की। एम्प्लॉय पासपोर्ट, ये भी क्या है प्राइमरी की बन सकता है, पासपोर्ट सबका यूनिक होता है तो ये भी कैंडिडेट की बन सकता है लेकिन ये प्राइमरी की है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा कैंडिडेट की। ठीक है, तो वो यूनिक एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की नहीं है लेकिन वो बन सकता है उसे बोलते हैं कैंडिडेट की। अल्टरनेट कीज कौन सी होती हैं? द कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, ये अल्टरनेट की होती है। देखिए दिखा रखा है यहाँ पर, ये दोनों क्या कहलाएंगी अल्टरनेट की, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट की हैं, बन सकती हैं प्राइमरी की लेकिन हमने बना नहीं रखी हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे अल्टरनेट की। ये भी यूनिकली की होती हैं, इनको यूनिक की भी बोलते हैं। फॉरेन की, अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की इन सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की। भाई एक ऐसी की जिसको हमने दूसरी टेबल में क्या बना रखा है, प्राइमरी बना रखा है। ये DID है, डिड नाम की ये की क्या है, यहाँ पर तो प्राइमरी की है लेकिन इस टेबल में ये प्राइमरी की नहीं है, तो इस फॉर्म में हम इस कॉलम को क्या कहेंगे फॉरेन कीज। ठीक है, दूसरी टेबल में प्राइमरी की लेकिन इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, उसको हम कहेंगे फॉरेन की। तो आपको ये डेफिनेशंस याद करनी है, छोटी छोटी लिख रखी है मैंने, और ये आपको एक डायग्राम बना के आएंगे तो इससे भी एग्जामिनर को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और वो आप उसको अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो ये था आपका थ्योरी का कुछ पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे SQL स्टार्ट करेंगे, अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसके कुछ टॉपिक करेंगे और उसकी फिर कुछ प्रोग्रामिंग है, उसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है वो सीखेंगे। तो थैंक यू।